आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें हम लोग रिएक्शन का स्पीड और उनके मैकेनिज्म्स के बारे में पढ़ते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में जो काइनेटिक्स वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड काइनेसिस से डिराइव हुआ है। काइनेसिस का मतलब होता है मूवमेंट। काइनेटिक्स के स्टडी में हम लोग दो चीज़ के बारे में जानेंगे, स्पीड और रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, और दूसरा ऐसे कंडीशन जिससे हम लोग केमिकल रिएक्शन के रेट्स मतलब स्पीड को ऑल्टर कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब चेंज कर सकते हैं। Rate of chemical reaction. Rate of chemical reaction can be defined as the change in concentration of reactant or product in unit time. इसका मतलब है कंसंट्रेशन, अपना जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इन दोनों का कंसंट्रेशन को अगर हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं ना, तो हम लोग रेट निकाल सकते हैं। रेट को हम लोग जनरली, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन को हम लोग छोटा आर से डिनोट करते हैं, है ना। अब इसको निकालने का दो तरीका है, दो तरीके से हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं। पहला तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, और दूसरा तरीका है रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट, वन ऑफ द प्रोडक्ट। या फिर अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। हमारे पास कोई भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट बनता है। ये एरो वाले साइन को हम लोग बोलते हैं गिव्स राइज टू, है ना, गिव्स राइज टू। और इसके जो लेफ्ट साइड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट, और जो राइट साइड में आता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है तभी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे रिएक्टेंट क्या होते जाएगा, इसका कंसंट्रेशन कम होते जाएगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा। अब इसी चीज़ को यहाँ पर दिया हुआ है। हम लोग एक रिएक्शन लिए, रिएक्टेंट से हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, और हम लोग कंसंट्रेशन को जनरली स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आर से डिनोट करते हैं रिएक्टेंट के लिए, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर पी से डिनोट करते हैं प्रोडक्ट के लिए। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, और कंसंट्रेशन भी मोल्स में अगर ले रहे हो तभी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है हमको, ठीक है। पहला वाला देख लेते हैं। जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड है, तब रिएक्टेंट जो है उसका कंसंट्रेशन है 1 मोल, और प्रोडक्ट अभी बना नहीं है तो 0 मोल। फिर टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो गया 0.8 मोल और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया 0.2 मोल। सिमिलरली जब टाइम इज इक्वल t2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड हुआ तो देखेंगे रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन वो बन गया है 0.6 मोल और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो गया 0.4 मोल। टाइम इज इक्वल टू 6 सेकेंड जब होगा तब कितना हो जाएगा 0.4 मोल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.6 मोल। वैसे T4 इज इक्वल टू 8 सेकेंड में क्या होगा, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.2 मोल और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हो जाएगा 0.8 मोल। और टाइम T5 इज इक्वल टू 10 सेकेंड में देखेंगे तो रिएक्टेंट 0 मोल का हो जाएगा, मतलब पूरा रिएक्टेंट खत्म हो गया और प्रोडक्ट 1 मोल का हो जाएगा। अब यहाँ पर पूरे इस जगह में हम लोग क्या देखें, हम लोग ये देखें जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे रिएक्शन क्या होते जा रहा है, रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होते जा रहा है। और हम लोग जब रेट का बात करते हैं, रेट को छोटा आर से डिनोट करते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। दो तरीके से डिनोट करते हैं बोले। सबसे पहला वाला क्या था, सबसे पहला वाला था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट का डिसअपियरेंस का रेट, मतलब कितना डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रेट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब देखो जब भी हम लोग चेंज का बात करते हैं, डिक्रीज इंक्रीज ये मतलब चेंज है ना, तो इसका जब भी बात करते हैं तो हम लोग एक साइन यूज करते हैं ट्रायंगल, इसको बोलते हैं हम लोग डेल्टा। डेल्टा हमेशा चेंज को डिनोट करता है, ठीक है। डेल्टा अगर कहीं लिखा हुआ है तो हम लोग चेंज लिखेंगे। इसके आगे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, डेल्टा के आगे स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट किस चीज़ को डिनोट कर रहा है, कंसंट्रेशन को, है ना। कंसंट्रेशन को भी कब डिनोट करेगा, मोलर कंसंट्रेशन के लिए। मोलर के लिए जब हम लोग मोल्स यूज़ करेंगे, अंदर में हम लोग रिएक्टेंट ले रहे हैं या प्रोडक्ट ले रहे हैं उसके हिसाब से, अगर रिएक्टेंट ले रहे हैं तो हम लोग आर लिखेंगे, है ना।
अब रिएक्टेंट का जब बात कर रहे हैं तो इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, ये पूरा इक्वेशन को इसको पढ़ेंगे डेल्टा आर, मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू, चेंज मतलब कोई भी 2 टाइम इंटरवल के बीच में चेंज होगा, तो हम लोग ले लेते हैं T1 से लेके T2 के बीच का टाइम ले लेते हैं, ठीक है। T1 से लेके T2 के बीच में कितना चेंज आया, तो T2 वाला हमारा फाइनल टाइम है और T1 हमारा इनिशियल टाइम है। इनिशियल का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो T1 तो हम लोग लेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा यही करना रहता है। तो हम लोग लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ R एट T2, यहाँ T2 लिख दिए, और कंसंट्रेशन ऑफ R एट T1, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर डेल्टा मतलब जो चेंज हुआ है वो आ जाएगा। देख लेते हैं कितना आया था। T2 में हमारा है T2 में है हमारा 0.6 मोल, तो हम लोग लिखेंगे 0.6 मोल माइनस 0.8 मोल, 0.8, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 0.2 मोल। अब देख सकते हो यहाँ पे जब हम लोग डेल्टा आर का बात किए, है ना, डेल्टा आर इज इक्वल टू, ये माइनस में आया 0.2 मोल, है ना। पर जब हम लोग रेट निकालेंगे इसका, है ना, जब हम लोग रेट निकालेंगे स्मॉल आर, हाँ रेट निकालेंगे, तो हम लोग जो कंसंट्रेशन आया था कितना आया था, ये आया था हमारा माइनस 0.2 मोल, है ना। तो ये माइनस को हटाने के लिए और रेट को पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग एक माइनस और सामने लगा देंगे, ठीक है। -1 लगाते हैं, यहाँ माइनस भी लगा सकते हैं, तो वही साइन हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है माइनस, अंदर में क्या रहेगा डेल्टा आर डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हमारा आंसर आया है माइनस, अंदर में कितना आया है माइनस 0.2 मोल डिवाइडेड बाई टाइम कितना था, टाइम था हमारा 4 सेकेंड माइनस 2 सेकेंड, डेल्टा टी भी हम लोग निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 4 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, ऊपर में ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों इंटू होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो 2 1 2 0.1, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा आंसर आ गया है 0.1। अब इसके आगे हम लोग को यूनिट लिखना रहता है ना, तो हम लोग अब यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, ये तो हमारा रिएक्टेंट के लिए था, प्रोडक्ट के लिए भी निकालना हो तो हम लोग प्रोडक्ट के लिए भी निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग डेल्टा पी निकाल के देख लेते हैं, ये दोनों के बीच, है ना, टाइम इज इक्वल टू T1 और टाइम इज इक्वल टू T2 के लिए देख लेते हैं, है ना। डेल्टा पी निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, पहले लिख लेते हैं P T2 माइनस डेल्टा P यहाँ T1, दोनों को माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.4 माइनस 0.2 इज इक्वल टू, ये भी 0.2 मोल्स आ रहा है ना। और इसको डिवाइडेड बाय टाइम कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन फिर से निकल जाएगा। अब आगे देखते हैं, हाँ हम लोग यूनिट का बात करने वाले थे, तो यूनिट देख लेते हैं, यूनिट क्या होता है। यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, हम लोग कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट लिखते हैं तो कंसंट्रेशन बाय टाइम लिखते हैं ना, ऊपर में रहेगा कंसंट्रेशन, अब कंसंट्रेशन हम किसी में भी ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम हम लोग जनरली सेकेंड्स में लेंगे, है ना। और कंसंट्रेशन हम लोग जनरली किस में लेते हैं, मोल पर लीटर, इसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर। और अब पूरा यूनिट निकाल के देखेंगे रेट का तो क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड, ये हमारा यूनिट हो गया, ऐसा यूनिट। आगे देखते हैं गैसियस रिएक्शन, जब हम लोग गैसियस रिएक्शन का बात करते हैं तो वहाँ हम लोग मोल्स का बात नहीं करते, वहाँ हम लोग पार्शियल प्रेशर का बात करते हैं, है ना, वहाँ पर हम लोग पार्शियल प्रेशर का बात करते हैं। तो पार्शियल प्रेशर का यूनिट होता है हमारा ATM, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक यूनिट, है ना, तो ATM बाई सेकेंड, मतलब ATM पर सेकेंड पढ़ सकते हैं इसको, है ना,
या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो ATM पर सेकेंड। अब हम लोग एग्जाम्पल 4.1 करके देखते हैं। फ्रॉम द कंसंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड एट डिफरेंट टाइम्स गिवन बिलो कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। हम लोग का एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। यहाँ पर हम लोग को रिएक्शन दिया हुआ है, अलग अलग टाइम इंटरवल दिया हुआ है और ब्यूटाइल क्लोराइड का कंसंट्रेशन यहाँ दिया हुआ है। इन सब डेटा को देख के हम लोग को क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन निकालना है। तो उसके लिए टेबल 4.1 देखेंगे। टेबल 4.1 में यहाँ पर ब्यूटाइल क्लोराइड का इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, यहाँ पर ब्यूटाइल क्लोराइड का फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है, यहाँ T1 दिया है, यहाँ T2 दिया है सेकंड्स में, और यहाँ पर एवरेज रेट निकाला हुआ है। इसको एक टो को हम लोग खुद ट्राई करके देखते हैं, ये फर्स्ट वाले को है ना। हम लोग को पता है एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हम लोग ब्यूटाइल क्लोराइड एक रिएक्टेंट है तो हम लोग लेंगे माइनस डेल्टा मतलब चेंज इन रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यही लेंगे। यहाँ पर रिएक्टेंट ब्यूटाइल क्लोराइड है तो हम लोग क्या लेंगे, माइनस डेल्टा C4H9Cl डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये ले लेंगे। हम लोग को डेल्टा C4H9Cl ये निकालना है, तो हम लोग फर्स्ट वाले का देखते हैं। इसका इनिशियल कंसंट्रेशन है 100 और इसका फाइनल कंसंट्रेशन है हमारा 0.095। तो ये दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। कैसे लिखेंगे, डेल्टा C4 अंडर ब्रैकेट में रहेगा H9Cl इज इक्वल टू, फाइनल कंसंट्रेशन हमारा 0.095 है, 905 है, तो 0.0905 माइनस 0.100, ये आंसर आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब देखो ये छोटा नंबर है और ये बड़ा नंबर है, इन दोनों को देख के घबराना नहीं है। हम लोग को करना क्या है, बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस कर देना है। यहाँ पे 100 मतलब 0.100 और 0.0905, 5 के ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ भी 0 लगा लेते हैं। दोनों को माइनस कर देंगे, कितना आएगा आंसर, यहाँ 5 आएगा और यहाँ पर 9 आएगा और यहाँ 00। क्योंकि हमारा बड़ा नंबर के सामने माइनस लगा हुआ है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन लगाएंगे। माइनस 0.0095 मोल पर लीटर, ये हमारा आंसर निकल गया। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो आंसर देखते हैं क्या आएगा। माइनस फिर अंदर में क्या रहेगा, माइनस 0.0095 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना दिया हुआ है, 50 माइनस 0 मतलब 50, डायरेक्ट लिख सकते हैं, 50 लिख देते हैं। इन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, ये माइनस और ये माइनस, ये दोनों माइनस मिलकर बन जाएंगे प्लस, तो हम लोग लिख सकते हैं प्लस 0.0095 डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई 50। यहाँ देख सकते हैं ये पॉइंट है, इसको मैं सबसे लास्ट में लेके जाता हूँ तो क्या आंसर बन जाएगा, कितना है 1 2 3 4, 4 पॉइंट है, 4 नंबर है उनके बाद आ रहा है, तो 95 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाई 50। ये साइंटिफिक नोटेशन है, यूज़ करने आता होगा 11th क्लास में अगर पढ़े होगे तो 95 और 50 डिवाइड हो जाएगा, आंसर हमारा आएगा 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। अब ये आंसर को हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका यूनिट लिखेंगे सबसे पहले, मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको इस तरीके से लिखने के बदला मोल पर लीटर पर सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं। अब देखते हैं यही आंसर है कि नहीं। तो यहाँ पर देखो 1.90 इंटू 10⁻⁻, यहाँ -4 रहेगा, वो भी है, ठीक है, तो आंसर हमारा सही है।
सेकंड वाले को आप लोग कैलकुलेट करके देख लो वही आता है कि नहीं, है ना। पहले इस नंबर से इस नंबर को माइनस करना है, जो भी आंसर आएगा उसको ऊपर लिखेंगे, फिर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 50 इज इक्वल टू 50। आंसर ये आना चाहिए 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴। एक बार सॉल्व करके देखो आप लोग। यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करोगे, जैसे जैसे हमारा रिएक्टेंट जो है वो कम होते जा रहा है वैसे वैसे रिएक्शन का स्पीड भी कम होते जा रहा है। पहले 1.9 था, फिर 1.7 हुआ, फिर 1.58 हुआ, फिर 1.40 हुआ, ये धीरे धीरे करके कम होते जा रहा है। और यहाँ रिएक्टेंट देखेंगे तो ये भी कम होते जा रहा है, रिएक्टेंट के साथ इसका स्पीड भी कम होते जा रहा है। मतलब ये जो रिएक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, ये जो साइन बनता है इसको अपन बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब जैसे जैसे हमारा रिएक्शन रेट है ना, जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा रिएक्शन का रेट भी बढ़ते जाएगा। रिएक्शन का रेट मतलब स्पीड भी बढ़ते जाएगा, है ना। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है। इसी तरीके से बाकी को हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। एक सॉल्व मैं किया हूँ, बाकी तुम लोग सॉल्व करके देख लो। अभी तक हम लोग निकाल रहे थे एवरेज रेट, बट अब हम लोग देखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, आर इंस्टेंटेनियस। अब देखो एवरेज रेट का बात करते हैं तो हम लोग कोई भी दो टाइम इंटरवल के बीच का निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 के बीच का, या फिर T3 माइनस T2 के बीच का, किसी भी टाइम इंटरवल के बीच का निकालते हैं। बट अगर मैं पूछूं कि भैया किसी एक इंस्टेंट, फॉर एग्जांपल क्लियर टाइम 2 सेकेंड है ना, T2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, इसमें क्या है रिएक्शन का रेट, तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको निकालने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन यूज करते हैं। डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स वाले लोग जान रहे होंगे क्या होता है। डिफरेंशिएशन में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। हम लोग अभी तक क्या पढ़े, रेट एवरेज के लिए क्या लिखे थे, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, ये लिखे थे। अब इस डेल्टा के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, डी लिखेंगे, है ना। तो हम लोग आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस डी आर डिवाइडेड बाई डी टी। अब इस डी का मतलब और इस डेल्टा का मतलब में अंतर होता है। डेल्टा का मतलब चेंज होता है ना, किसी भी चीज़ में चेंज आता है उसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। लेकिन ये जो डी दिख रहा है, डी का मतलब होता है बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल। इसका मतलब डेल्टा जो है, चेंज जो है वो टेंड्स टू जीरो। टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या होगा, डेल्टा टेंड्स टू जीरो का मतलब होगा जो चेंज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा छोटा है ना। तो इसका मतलब इसके जगह हम लोग लिखेंगे डी आर बाई डी टी। ठीक है, कुछ फार्मूला में चेंज नहीं है, बस हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल्टा की जगह डी लिख रहे हैं, है ना, इंस्टेंटेनियस के लिए। दोबारा से देख लेते हैं, ये है हमारा एवरेज रेट निकालने का तरीका। ठीक है, माइनस डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, प्रोडक्ट है तो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, है ना। अगर हम लोग टी टेंड्स टू जीरो लेते हैं, मतलब डेल्टा टी जो है वो टेंड्स टू जीरो है, इसका मतलब टाइम बहुत छोटा है, कोई भी एक इंस्टेंट का बात हो रहा है। ठीक है, टाइम इज इक्वल टू हो सकता है 2 सेकेंड हो, टाइम इज इक्वल टू हो सकता है 3 सेकेंड में पूछा हो। तो ऐसा अगर कुछ पूछा है तो हम लोग क्या यूज़ किए, हम लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे माइनस डी आर बाई डी टी। तो देखोगे तो फॉर्मूला में बस डी, डेल्टा की जगह हम लोग क्या लगा रहे हैं, आर मतलब डी लगा रहे हैं, है ना। और डी का मतलब बहुत छोटा होता है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज। बस इतना ही है ना। आगे देखते हैं। एक रिएक्शन दिया हुआ है Hg जो कि लिक्विड में है और क्लोरीन जो कि गैस में है, और इससे बना HgCl2। तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे? जब भी हम लोग इस तरफ वाले का बात करेंगे तो इन लोग हो जाते हैं रिएक्टेंट, इस तरफ वाला हो जाता है प्रोडक्ट, है ना। किसी भी एक से हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे Hg का पता हो तो Hg से भी निकल सकता है, Cl का पता हो तो Cl से निकल सकता है, HgCl2 का पता हो तो भी निकल सकता है। तो हम लोग जब भी रिएक्टेंट का बात करेंगे हम लोग माइनस यूज करेंगे रेट पे, है ना। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Hg, मतलब Hg का कंसंट्रेशन, है ना, माइनस डेल्टा Hg। इसका मतलब है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम।
वैसे ही Cl2 का अगर ले लिए, Cl2 को देख रहे हैं तो माइनस डेल्टा Cl2, इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टाइम। इसी तरीके से जब प्रोडक्ट का बात करते हैं तो हम लोग यहाँ माइनस का यूज़ नहीं करते। बाकी अगर रिएक्टेंट का देखेंगे तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, बट यहाँ पर माइनस नहीं दिखेगा, यहाँ पर हमेशा पॉजिटिव रहता है ना। तो डेल्टा HgCl2, क्योंकि प्रोडक्ट हमेशा बढ़ते रहेगा तो HgCl2 का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। अभी तक तो हम लोग सब 1 मोल वाले पढ़ रहे थे, मतलब इनके सामने में देखो, इसके सामने में कोई स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, इसके सामने में कुछ नहीं है, इसके सामने में कुछ नहीं है, है ना। कोई भी रिएक्शन है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 2A इज इक्वल टू, मतलब गिव्स राइज टू 3P, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो ये जो भी केमिकल है इसके सामने जो नंबर लिखा रहता है इसको बोलते हैं हम लोग स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ये या तो नंबर ऑफ मोल्स बताता है, या तो फिर अमाउंट, या तो फिर कितने एटम्स हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये बताता है। ठीक है, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट बहुत सारा चीज़ को बताता है, हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम लोग क्या लेके चल रहे हैं। ये नंबर ऑफ मोल्स भी बता सकता है, अमाउंट भी बता सकता है, नंबर ऑफ एटम्स बता सकता है, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बता सकता है। ये डिपेंड करता है रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 2HI दिया है, HI एक मॉलिक्यूल है तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 2 मॉलिक्यूल HI का, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2 मोल्स ऑफ HI गिव्स राइज टू 1 मोल्स ऑफ H2 प्लस 1 मोल ऑफ I2। ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं इसको। कैसा बोल सकते हैं? 1 मोल ऑफ HI, नहीं 2 मोल ऑफ HI गिव्स राइज टू 1 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ I2, ये भी बोल सकते हैं। अब ऐसे जिसमें दिया है स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट दे दिया रहा है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? इसमें रेट ऑफ रिएक्शन लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी हो उसको कर देंगे 1/2। अगर 3 दिया है तो 1/3, 4 दिया है तो 1/4, है ना, और उसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर 2HI दिया हुआ है इसलिए लिखेंगे हम लोग -1/2 डेल्टा HI बाई डेल्टा टी। यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, 1 दिया है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट डेल्टा टी यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई चीज़ नहीं यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पर देख लेते हैं 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस। यहाँ पर भी देखेंगे हम लोग, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं तो 5 का क्या हो गया, -1/5। ठीक है, इसमें कुछ नहीं दिया है तो डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, माइनस लगा के बस। यहाँ पर देखेंगे 6 दिया हुआ है तो ये हो जाएगा -1/6 डेल्टा H प्लस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। वैसे यहाँ पर 3Br2 है तो यहाँ पर हो जाएगा 1/3Br, क्योंकि ये प्रोडक्ट है इसलिए यहाँ पॉजिटिव है ना। यहाँ पर 3H2O है तो यहाँ कितना हो गया, 1/3 डेल्टा H2O डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। इसी तरीके से निकाल सकते हैं हम लोग किसी भी चीज़ का रेट ऑफ रिएक्शन। गैशियस रिएक्शन का जब भी बात होता है तो हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज़ करते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग मोल्स यूज़ ना करके हम लोग पार्शियल प्रेशर मतलब ATM यूज़ करेंगे। ये बात हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं एग्जाम्पल 4.2। एक एग्जाम्पल दिया, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 एट 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 मोल पर लीटर। तो इनिशियल अमाउंट हमको कितना दिया हुआ है, इनिशियल अमाउंट मतलब हम लोग ले लेते हैं रिएक्टेंट है, यहाँ पर देख सकते हैं N2O5 का रिएक्शन दिया हुआ है N2 प्लस O2, है ना। तो N2O5 का निकालते हैं, क्योंकि N2O5 रिएक्टेंट है तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा हाँ, सबसे पहले हम लोग चेंज निकालेंगे तो डेल्टा ब्रैकेट के अंदर N2O5 इज इक्वल टू यहाँ पर N2O5 जो है फाइनल माइनस N2O5 जो है इनिशियल। ऐसा करेंगे, इनिशियल वाला हमको कितना दिया है 2.33
2.33 mole per liter. After 184 minutes, it is reduced to 2.08 mole per liter. Reaction takes place according to the equation. ये यहाँ पर इक्वेशन दिया हुआ है. Calculate the average rate of the reaction. हम लोग को एवरेज रेट निकालने बोला है. तो रिएक्शन में क्या दिया है 2N2O5. तो हम लोग सबसे पहले आर एवरेज लिखेंगे. आर एवरेज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 दिया है N2O5 तो लिखेंगे हम लोग -1/2 क्योंकि रिएक्टेंट है. ऊपर में लिखेंगे डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाई हम लोग को जो डेल्टा टाइम दिया है तो डेल्टा टाइम. हम लोग को टाइम कितना दिया हुआ है 184 मिनट्स दिया हुआ है ना. तो उसको हम लोग सेकंड्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 184 × 60 कर लिए है ना. आंसर आएगा उसको लिख लेंगे. और दूसरा क्या दिया हुआ है रेड्यूस्ड दिया हुआ है. हम लोग क्या करेंगे जो फाइनल है ये वाला फाइनल कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन से माइनस कर देंगे. सबसे पहले माइनस करके देख लेते हैं कितना आ जाएगा 2.08 माइनस 2.33. तो हम लोग को असल में बड़े नंबर से छोटे नंबर को माइनस करना रहता है उसके बाद निकालते हैं ना. तो 33 - 8 कर लेते हैं कितना हो जाएगा 33 - 8 करने से कितना हो जाएगा. तो 13 - 8 8 9 10 11 12 13 8 9 10 11 12 13. तो यहाँ पर आएगा हमारा 5 और ये हमारा बन जाएगा 2 और यहाँ 0. तो -0.25 आंसर आ रहा है. ठीक है. तो हमारा कंसंट्रेशन की जगह क्या लिखेंगे -1/2. ऊपर में लिखेंगे ब्रैकेट में -0.25. ये कहाँ चले गया. हाँ 0.25 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय टाइम हमारा कितना है 184 मिनट है. तो यहाँ 184 लिखेंगे. सेकंड में करना है तो सेकंड में भी कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये माइनस और ये माइनस दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे प्लस. तो कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 184 × 2. इसको सॉल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा. (0.25 डिवाइडेड बाई 184 × 2. और अगर सेकंड में करना है तो × 60 करना पड़ेगा. सॉल्व करके देखते हैं कितना आएगा 184 × 2 × 60. ये आ गया हमारा 0.25 डिवाइडेड बाई 22080. अब इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाई 22080. ये हमारा आंसर आ जाएगा 1.322 × 10⁻⁻⁵.